वेलकम मेरे दोस्तों। क्या इंसान सच में आलसी होता है या फिर वो बस गलत दिशा में समझदार होता है? अगर आलस इतनी बुरी चीज है तो फिर वही आलस क्यों सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों में दिखता है? क्यों न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक, क्यों मॉडर्न क्रिएटर्स से लेकर वैज्ञानिकों तक, सबने कभी ना कभी काम टालने को अपना हथियार बनाया। और अगर आलस सिर्फ आदत है तो फिर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन इसे सदियों से क्यों झेल रही है? हम प्रोडक्टिविटी के दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई बिजी है लेकिन अंदर से थका हुआ, कंफ्यूज्ड और गिल्ट से भरा हुआ। तो सवाल यह नहीं है कि मैं आलसी क्यों हूं, असल सवाल यह है कि मेरा दिमाग मुझे आलसी क्यों बना रहा है। द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बाय मोहम्मद शकील के लिखे किताब से समझे गए। यह किताब आलस को गाली नहीं देती, यह किताब आलस को समझने की कोशिश करती है, क्योंकि लेखक एक बहुत अनकंफर्टेबल सच से शुरुआत करता है। इंसान आलसी नहीं है, इंसान एनर्जी एफिशिएंट है। और यही एफिशिएंसी जब गलत एनवायरनमेंट में फंस जाती है तो उसका नाम बदलकर लेजीनेस रख दिया जाता है। सोचो, अगर तुम जंगल में रहते जहां हर कैलोरी की कीमत जान से जुड़ी होती तो क्या तुम बेवजह भागते? क्या तुम बिना वजह एनर्जी वेस्ट करते? नहीं। और यही लॉजिक हमारे दिमाग में आज भी जिंदा है। दिक्कत यह है कि दुनिया बदल गई लेकिन दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बदला। हमारे एंसेस्टर्स के लिए आलस सर्वाइवल टूल था। कम चलो, कम सोचो, एनर्जी बचाओ, क्योंकि अगला शिकार पता नहीं कब मिलेगा। ऑथर बताते हैं कि जिस चीज ने इंसान को जिंदा रखा वही चीज आज इंसान को स्टक रख रही है। अब सवाल उठता है, अगर आलस नेचुरल है तो फिर गिल्ट कहां से आया? ऑथर कहते हैं, जब समाज ने प्रोडक्टिविटी को मॉरल वैल्यू बना दिया, जैसे काम यानी अच्छा इंसान, आराम यानी निकम्मा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद घड़ी ने इंसान को बांध लिया। अब काम शरीर की कैपेसिटी से नहीं, क्लॉक की डिमांड से तय होने लगा। और यहीं से दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक तरफ प्रिमिटिव ब्रेन कहता है रुको, एनर्जी बचाओ। दूसरी तरफ मॉडर्न सोसाइटी चिल्लाती है चलते रहो वरना पीछे रह जाओ। और इस टग ऑफ वॉर का नाम रख दिया गया लाजीनेस। ऑथर यहां एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का जिक्र करता है। जब लोगों को कोई बोरिंग टास्क दिया गया और उन्हें दो ऑप्शंस मिले, या तो अभी एफर्ट करो या बाद में ज्यादा एफर्ट करना पड़े, ज्यादातर लोगों ने फ्यूचर पेन चुना। क्यों? क्योंकि दिमाग इमीडिएट कंफर्ट को फ्यूचर लॉजिक से ज्यादा वेट देता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं प्रेजेंट बायस। और यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा होता है। लेकिन लेखक यहां रुकता नहीं। वो कहता है आलस सिर्फ बिहेवियर नहीं है, ये इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है। जब कोई टास्क हमारे अंदर फियर पैदा करता है, सेल्फ डाउट जगाता है या आइडेंटिटी को चैलेंज करता है तो दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में। और हमें लगता है कि हम आलसी हैं। असल में हम डर रहे होते हैं। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स देखने में आलस नहीं आता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ईमेल लिखने में पूरा दिन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स आइडेंटिटी को खतरा नहीं देता, लेकिन ईमेल देता है। अगर रिजेक्ट हो गया तो, अगर मैं इनकॉम्पिटेंट लगा तो, दिमाग डिस्कंफर्ट से बचने के लिए आलस का मास्क पहन लेता है और हम खुद को दोष देने लगते हैं। यहां लेखक एक बहुत पावरफुल लाइन इनडायरेक्टली साबित करता है, यू आर नॉट अवॉइडिंग द वर्क, यू आर अवॉइडिंग द फीलिंग। और यही अंडरस्टैंडिंग पूरे गेम को बदल देती है। क्योंकि जब तुम ये समझ जाते हो कि आलस तुम्हारा दुश्मन नहीं है तो तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो और उसे डिकोड करना शुरू करते हो। तो अब सवाल उठता है, अगर आलस इमोशन से जुड़ा है तो क्या मोटिवेशन इसका इलाज है? ऑथर बताते हैं मोटिवेशन अनरिलायबल है। वो आती है जाती है। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं वो सबसे ज्यादा स्टक रहते हैं। सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। आज सिर्फ एक काम करो। जब भी तुम किसी काम को टालो, खुद से ये मत पूछो मैं इतना आलसी क्यों हूं, पूछो मैं किस फीलिंग से बच रहा हूं। बस यही सवाल तुम्हें खुद से दुश्मन नहीं, दोस्त बना देगा। अगर आलस तुम्हें रोक रहा है तो शायद वो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम सुन रहे हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम समझने की हिम्मत रखते हो या नहीं। क्योंकि यहां लेखक एक चुभने वाला सवाल रखता है, अगर आलस दिमाग की स्ट्रैटेजी है तो फिर कुछ लोग जिंदगी भर उसी स्ट्रैटेजी में क्यों फंसे रह जाते हैं?
यहीं से आलस मोमेंट्री बिहेवियर से निकलकर आइडेंटिटी बनने लगता है। और यही सबसे खतरनाक मोड है। सोचो, एक बच्चा होमवर्क नहीं करता। पहली बार उसे कहा जाता है आज आलस कर रहा है। दूसरी बार उसे कहा जाता है ये बच्चा बहुत लेजी है। तीसरी बार बच्चा खुद से कहता है मैं ही ऐसा हूं। बस यहीं खेल खत्म हो जाता है। ऑथर इसे कहता है लेबल ट्रैप। जब सोसाइटी किसी बिहेवियर को नाम दे देती है और इंसान उस नाम को अपना सच मान लेता है, अब आलस कोई टेम्परेरी रिस्पॉन्स नहीं रहता, अब वो पर्सनैलिटी बन जाता है। और पर्सनैलिटी को बदलना हैबिट बदलने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। यही लेखक कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब तुम मान लेते हो कि मैं आलसी हूं, तो दिमाग हर उस एविडेंस को ढूंढता है जो इस बिलीफ को सही साबित करे। तुम एक दिन काम नहीं करते, दिमाग कहता है देखा मैं सही था। लेकिन जिस दिन तुम पूरा काम कर लेते हो, दिमाग कहता है ये तो एक्सेप्शन था। और धीरे धीरे तुम खुद अपने खिलाफ वकील बन जाते हो। तो अब सवाल उठता है ये बिलीफ आया कहां से? ऑथर यहां बचपन की साइकोलॉजी बताते हैं। स्कूल सिस्टम, मार्क्स, कंपैरिजन। एक बच्चा जो फास्ट लर्नर नहीं है उसे स्लो कह दिया जाता है। जो बच्चा सवाल ज्यादा पूछता है उसे डिस्ट्रैक्टेड कह दिया जाता है। और जो बच्चा सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता उसे लेजी। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिमाग का एनर्जी रिदम अलग होता है। कोई स्प्रिंट रनर है, कोई मैराथन रनर। सिस्टम स्प्रिंट वालों को रिवॉर्ड देता है, बाकी सबको गिल्ट। और यहीं से आलस शेम से जुड़ जाता है। और शेम साइकोलॉजी में सबसे पैरालाइजिंग इमोशन माना जाता है। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया, शेम कहता है मैं ही गलत हूं। और जब आलस शेम से जुड़ता है तो इंसान एक्शन नहीं अवॉइडेंस चुनता है। ऑथर साफ कहता है आज आलस नेचुरल नहीं रहा, आज आलस इंजीनियर बने की यो सनसनगी है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म तुम्हारे ब्रेन की एनर्जी सेविंग इंस्टिंक्ट को एक्सप्लॉइट करता है। क्यों मेहनत करो जब प्लेजर एक टैप दूर है? और दिमाग जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है खुशी खुशी मान जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन है। असली प्रॉब्लम यह है कि हम बोर्डम से डरने लगे हैं। ऑथर बोर्डम को विलन नहीं गेटवे कहता है। जैसे न्यूटन बोर्डम में बैठा था जब ग्रेविटी का आइडिया आया। आइंस्टाइन बोर्डम में डे ड्रीम कर रहा था जब रिलेटिविटी ने शेप ली। लेकिन आज बोर्डम आते ही हम उसे मार देते हैं फोन निकालकर। और फिर कहते हैं मैं लेजी हूं, क्रिएटिव नहीं हूं। लेखक यहां कहते हैं जब दिमाग को हर समय स्टिमुलेशन मिलती है तो एफर्टफुल वर्क उसे पेन लगने लगता है। इसलिए डीप वर्क नहीं होता, इसलिए शुरुआत ही नहीं होती। और हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की है। नहीं, प्रॉब्लम न्यूरल टॉलरेंस की है। लेखक एक पावरफुल बात बताते हैं कि दिमाग जिम जैसा है। अगर तुम हमेशा लाइट वेट उठाओगे तो हैवी वेट डरावना लगेगा। स्क्रोलिंग लाइट वेट है, थिंकिंग हैवी वेट। और डर का रिस्पॉन्स होता है अवॉइडेंस, जिसे हम आलस कहते हैं। लेखक कहते हैं कि कई लोग इसलिए काम टालते हैं कि अगर उन्होंने पूरी कोशिश कर ली और फिर भी फेल हो गए तो उनके पास एक्सक्यूज नहीं बचेगा। मैंने तो पूरी मेहनत से की थी, इसलिए दिमाग कहता है पूरी मेहनत मत करो, ताकि फेलियर को पोटेंशियल पर ब्लेम किया जा सके और इंसान ये कह सके कि अगर मैं चाहता तो कर सकता था। ये आलस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। ऑथर कहते हैं कई लोग अपनी जिंदगी में इंटेंशनली अंडर परफॉर्म करते हैं ताकि उनका ईगो सुरक्षित रहे और समाज इसे आलस कह देता है। अब सवाल उठता है कि क्या सॉल्यूशन डिसिप्लिन है? ऑथर साफ मना करता है। डिसिप्लिन शेम से नहीं बनता, डिसिप्लिन क्लैरिटी से बनता है। जब दिमाग को पता होता है क्यों करना है तो कैसे करना है अपने आप निकल आता है। लेकिन जब गोल बोरोड होता है, सोसाइटी का, पेरेंट्स का, इंस्टाग्राम का, तो दिमाग रेजिस्ट करता है और रेजिस्टेंस का नाम रख दिया जाता है लार्जनेस। यहीं से लेखक एक नया लेंस बताते हैं। हर बार जब तुम काम टालते हो खुद से पूछो ये मेरा गोल है या किसी और का सपना जो मैं ढो रहा हूं। और अक्सर आलस मिसअलाइनमेंट का सिग्नल होता है। ऑथर कहता है आलस को मारना नहीं है, आलस को रीट्रेन करना है। जैसे वाइल्ड हॉर्स को पीटा नहीं जाता, समझा जाता है। स्मॉल विंस, लो फ्रिक्शन स्टार्ट्स। यहां लेखक एक सुंदर लाइन बताते हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस से नहीं आती, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है। पहले कदम छोटे होंगे,
पहले आउटपुट मेसी होगा, लेकिन दिमाग को मूवमेंट चाहिए, परफेक्शन नहीं। तो आज से एक चीज छोड़ दो, खुद को लेजी कहना, और एक चीज शुरू करो, तुम काम को इतना छोटा करो कि दिमाग डरना बंद कर दे। यानी तुम सोचो ईमेल नहीं, ये सब्जेक्ट लाइन है, वर्कआउट नहीं, शूज पहनना है, पूरा बुक नहीं, बस एक पैराग्राफ पढ़ना है। अगर आलस सिग्नल है, हैबिट है, आइडेंटिटी है, तो क्या इंसान सच में पूरी तरह बदल सकता है? अब सवाल बदल चुका है। अब यह नहीं पूछा जा रहा कि आलस क्यों है, अब पूछा जा रहा है जब सब समझ आ गया तब भी इंसान बदल क्यों नहीं पाता। यही द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस किताब एक पावरफुल बात बताते हैं। ऑथर कहते हैं, समझ लेना आसान है, बदलना मुश्किल। और बदलना इसलिए मुश्किल नहीं कि इंसान कमजोर है, बल्कि इसलिए कि बदलाव दिमाग की सबसे महंगी प्रक्रिया है। दिमाग स्टेटस क्वो से प्यार करता है। जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित लगता है, चाहे वो तकलीफ देह ही क्यों ना हो। इसलिए कई लोग अपने आलस से परेशान होने के बावजूद उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उस आलस के साथ उनकी पहचान जुड़ चुकी होती है। अब लेखक एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात कहता है। लोग चेंज से नहीं डरते, लोग अननोन सेल्फ से डरते हैं। अगर मैं डिसिप्लिन बन गया तो लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। अगर मैं कंसिस्टेंट हो गया तो फेलियर का दर्द ज्यादा होगा। अगर मैं अपनी पूरी कैपेसिटी तक पहुंच गया तो फिर एक्सक्यूज नहीं बचेगा। इसलिए दिमाग कहता है जैसे हो वैसे ही रहने दो, और इस रेजिस्टेंस को नाम दे देता है लार्जनेस। यही लेखक आइडेंटिटी का आखिरी लेयर बताते हैं कि तुम जो भी हो, प्रोडक्टिव, लेजी, इनकंसिस्टेंट, प्रोक्रेस्टिनेटर, वो सच नहीं है। वो सिर्फ एक स्टोरी है जो तुमने अपने बारे में कई सालों से सुन रखी है। और दिमाग स्टोरी से जीता है, फैक्ट से नहीं। अगर स्टोरी बदली नहीं तो बिहेवियर नहीं बदलेगा। ऑथर कहता है, डोंट ट्राई टू बिकम अ न्यू पर्सन, क्योंकि दिमाग रेजिस्टेंस करेगा। इंस्टेड ओल्ड स्टोरी में स्मॉल एडिट्स करो। अगर तुम कहते हो मैं आलसी हूं, तो दिमाग बोलेगा हां। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं वो इंसान हूं जो चीजें धीरे शुरू करता है लेकिन छोड़ता नहीं, तो दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाएगा, और कंफ्यूजन में नई वायरिंग बनती है। यही लेखक कहते हैं कि हर छोटा एक्शन एक नया न्यूरल पाथ बनाता है। हर बार जब तुम आज नहीं की जगह बस 5 मिनट कहते हो, तो तुम आलस को नहीं हराते, तुम उसे रीप्रोग्राम करते हो। ऑथर यहां एक बहुत सुंदर कंपैरिजन देता है। आलस दीवार नहीं है, आलस रास्ता है। अगर तुम सीधे उससे टकराओगे तो चोट लगेगी, अगर तुम उसके साथ थोड़ा घूम जाओ तो मंजिल मिल जाएगी। लेखक कहते हैं कि विल पावर पे भरोसा मत करो, इमोशन पे भरोसा मत करो, डिजाइन पे भरोसा करो। एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहां सही काम आसान हो और गलत काम मुश्किल। फोन दूर रखो, काम सामने रखो, क्योंकि दिमाग जो दिखता है वही करता है। ये आलस का इलाज नहीं है, ये आलस की भाषा में बात करना है। अब लेखक एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलता है कि कुछ लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें अपना पेन पसंद आने लगता है। विक्टिमहुड सेफ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैरी होती है। लेकिन जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मेरी हालत मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अब मेरी है, उसी दिन आलस की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ऑथर कहता है, आलस को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे पर्पस दो। अगर दिमाग एनर्जी बचा रहा है तो उसे बताओ कि यह काम फ्यूचर में ज्यादा एनर्जी बचाएगा। जब क्यों साफ होता है तो कब अपने आप आ जाता है। अब किताब का सबसे बड़ा मैसेज देता है कि तुम आलसी नहीं हो, तुम थके हुए हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम ओवरवेल्म्ड हो, और यह सब ठीक हो सकता है अगर तुम खुद से लड़ना बंद कर दो। तो अब आज से क्या करें? बस एक ही काम चुनो, एक ही, और उसे इतना छोटा बनाओ कि फेल करना भी सक्सेस लगे। और जब दिमाग बोले आज नहीं, तो मुस्कुराकर कहो ठीक है, बस 5 मिनट। यही 5 मिनट कई जिंदगियां बदल चुके हैं। लेकिन अगर आलस तुम्हें रोक रहा है तो शायद वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, शायद वो तुम्हें बता रहा है कि तुम गलत तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो। सवाल ये नहीं है कि तुम कब बदलोगे, सवाल ये है कि क्या तुम खुद को समझने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उस दिन आलस अपनी ताकत खो देता है। और आखिर में बात सिर्फ आलस की नहीं रहती, बात पूरी जिंदगी तक पहुंच जाती है। इसीलिए मेरा मकसद सिर्फ किताबों का सार सुनाना नहीं है,
मेरा मकसद है उन किताबों के पीछे छुपी असली ताकत को तुम्हारे भीतर जगा देना। वो ताकत जो तुम्हें ये समझा दे कि तुम आलसी नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस गलत तरह से खुद को समझते आए हो। आज के दौर में हर किसी के पास पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं हर किताब का सार, उसकी सीख और उसका असर कुछ ही मिनटों में तुम्हारे तक पहुंचा सकूं। अगर तुम भी अपने आलस से लड़ना नहीं, उसे समझना चाहते हो, अगर तुम भी गिल्ट और शर्म से बाहर निकलकर शांति और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम भी मोटिवेशन के पीछे भागने की बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो तुम्हें धीरे धीरे बदल दे, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्योंकि आपका समय, आपका ध्यान और आपका साथ, यही इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।